गुड मॉर्निंग। आज हम रिलेशन ऑफ फंक्शन की डिस्कस करने साथ थर्ड लेक्चर है और अभी कंटिन्यू कई चलेंगे। बात हम कर रहे थे सिंपल सी बात ये कि हम जस्ट स्कूलिंग लेवल ले रहे हैं, यानी कि जस्ट बेसिक, इसमें हम कंप्यूटर की कोई डिस्कशन नहीं कर रहे और जब तक लॉकडाउन चलेगा कंप्यूटर की हम बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, कुछ बच्चों को अगर डाउट होता है तो आप 5-5 4-4 बच्चे विजिट कर सकते हो सेंटर पे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जिसको भी डाउट होता है, अगर टाइम आने की पॉसिबिलिटी है तो आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो सेंटर पे ही होते हैं और सेंटर अपना ये मान लो कि 10 से 1 तक हम खुला भी रखते हैं। तो 2-4 बच्चे जिसको भी डाउट रहता है वो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश किया करो कि एक वीक में 1-2 विजिट जरूर हो जाए, ताकि डाउट हो जाए और जो चीजें नहीं समझ में आई वो डिस्कशन हो जाए, ताकि ये चैप्टर वाक्य में सॉल्व हो जाए और आपके भी हो जाए, यानी कि टाइम यूटिलाइज हो जाए। अदरवाइज तो 2 महीने बाद अगर लॉकडाउन खुला और उसके बाद आपके पास टाइम में नहीं बचेगा कवर करने का। बेहतर ये है कि एक वीक में 1-2 विजिट जरूर कर लिया करो, 2-3 घंटे सेंटर पे लगा जाया करो, ताकि हम डिस्कस अच्छे से कर पाए और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हम पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। पहला चैप्टर, ये बात जरूर याद रखना कि पहला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो जब तक आप नहीं जुड़ोगे तब तक ये चैप्टर होएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसी टाइप का चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट को खुद डूबना होता है तब ये सॉल्व होता है, अदरवाइज इजीली सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें +1 की भी बातें होती हैं। दूसरी बात, ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें आंख बंद करके भी बहुत कुछ सोचना होता है, और आप सोच पाए तो आप सही लिख पाओगे, आप सोच नहीं पाए तो आप प्रूव कर दोगे जो कि गलत होगा, ठीक है। और इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, 6 नंबर का, यानी कि टोटल मार्क्स 6 नंबर की वेटेज इसमें से होती है और 4 नंबर की सेकंड चैप्टर में से, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से, दोनों को मिला के 10 नंबर का आपके पेपर में आता है। और जहां तक मुझे लगता है लगभग अपना ये लॉकडाउन जब तक चलेगा हम 30 नंबर का पेपर सॉल्व कर चुके होंगे इसी ढंग से, क्योंकि हम पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके होंगे, दूसरा भी, तीसरा और चौथा भी, लगभग 5वां भी कर जाएंगे तब तक, क्योंकि लॉकडाउन ये मान के चलना कि अभी थोड़ा सा और चलेगा। इसलिए मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि आप विजिट कर लिया करो सेंटर पे, 5-4 बच्चे ऐसे ग्रुप में अलग अलग से, या फोन करके आ जा करो, ताकि डाउट होता रहे। अगर जिसको देखे 100 नंबर तक मार्क्स लेने का इरादा है मैथ्स में, और उसके बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो वीडियो के थ्रू समझ में नहीं आएगी, उसको फेस टू फेस कॉन्टेक्ट क्वेश्चनिंग की जरूरत होती है, क्वेश्चनिंग करने की, इसलिए उसके टीचर के पास उसे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों के डाउट लेने के लिए हम लोग हैं, आ जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे रिलेशन ऑफ फंक्शन की, चलेंगे बहुत स्लो, प्यार से करेंगे ताकि आपको समझ आए। हम लोगों ने ये बात की थी कि इसमें कुछ बातें +1 की भी होती है और +1 के बाद ही हम +2 पे पहुंच पाते हैं, और अभी तक सही पूछो तो हम +2 पे तो पहुंच भी नहीं पाए, सारी बातें +1 की डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या बातें की? हमने बात की कि हम सेट्स को लेके चले, जब सेट्स को लेके चले तो सेट से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे पहुंचे। किस पे पहुंचे? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे पहुंचे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने सबसेट लिया और इसके सबसेट को ही हमने रिलेशन कहा। क्या कहा? रिलेशन कहा। यानी कि कार्टेशियन, हम सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट पे पहुंचे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट लिए उस सबसेट को ही हमने क्या कहा? रिलेशन कहा। अब जब हम रिलेशन पे पहुंचे तो हमने बात की कि हम रिलेशन पे जब जाते हैं तो जनरली हमने बात की कि कोई जो एक सिंथेटिक सा, एक साइंटिफिक सा एक रिलेशन जो अप्रूव्ड कह लो जिसको अगर कहें तो, जो चीजें अप्रूव्ड होती हैं, जैसे बाप और बेटे का, ठीक है, इस टाइप के रिलेशन को जनरल रिलेशन कहें तो कोई ना कोई वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होती है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली हमने ये कहा कि जब 2 एलिमेंट आपस में किसी न किसी रिलेशन के द्वारा एसोसिएट होते हैं और वो किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है तो उस सबसेट को ही हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। अब बारी आई रिलेशन की, अगर हम बात करें तो रिलेशन में टाइप में आई, जो हमने कई टाइप में बात कर ली, कुछ और बात कर लेंगे जरा। पहली बात हमने कही आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इसकी हम बात कर चुके हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हमने बात की कि रिफ्लेक्सिव, किसकी बात हुई? रिफ्लेक्सिव की।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की भी हम बात कर चुके हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव के बाद होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक की भी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव, जिसकी बात हम आज करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, किसकी बात? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है, उसकी बात भी करेंगे। और यूनिवर्सल रिलेशन के बाद वॉइड और एम्प्टी रिलेशन भी होता है, हम उसकी बात भी आती करेंगे। हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो जब किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में से मैं सिर्फ वो सबसेट लूं जिसमें प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ खुद से ही एसोसिएट किए हुए हो। जैसे मैंने ये कहा कि ए, अगर मेरे पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, अब मैंने ए क्रॉस ए किया, ए क्रॉस ए किया तो एलिमेंट आए 1 2 ओके सॉरी 1 1 1 2 2 1 और 2, ये एलिमेंट्स आए कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब मैंने एक R1 एक सबसेट लिया जिसमें सबसेट में एलिमेंट था 1 1 और 2 2, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट सब खुद से ही एसोसिएट किए हुए था। इस सबसेट में सिर्फ मैंने वो कंडीशन अप्लाई की जिसमें प्रत्येक सेट का प्रत्येक एलिमेंट सब खुद से ही क्या किए हुए था? एसोसिएट किए हुए था। इसमें से पेयर लिया मैंने 1 1 का और 2 2 का, इसके अलावा कोई नहीं लिया। ऐसा हो जाए तो उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बाद हमारी बात आई थी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में भी यही बात है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही एसोसिएट होना चाहिए, पर उसमें एक्स्ट्रा हो भी सकते हैं और ना भी। अगर मैं कहूं कि क्या ये सिमेट्रिक है तो मैं कहूंगा पक्का है। फिर मैंने कहा क्या ये सिमेट्रिक है 1 1 2 2, तो मैं ये भी कहूंगा सिमेट्रिक है। ये भी सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक है। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, नॉट सिमेट्रिक। ये भी आपके पास क्या है? ये आइडेंटिटी है, पर ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है। क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है। ये आपके पास आइडेंटिटी नहीं है पर रिफ्लेक्सिव जरूर है, क्योंकि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में सिर्फ इतना सा गैप था कि आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ वही पेयर होते जो आपस में जुड़े हुए हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा भी हो सकता है। ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्सिव और ये था आपके पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में कोई अलग हो नहीं सकता, जबकि रिफ्लेक्सिव में अलग पेयर हो सकता है। रिफ्लेक्सिव के बाद बारी आई थी सिमेट्रिक की। अभी सिमेट्रिक पे थोड़ा सा प्यार से देख लेना। सिमेट्रिक में हमने कहा था इफ A is related to B then B is related to A। if A is if का बहुत बड़ा मेथड। if का मेथड कैसे? जैसे मैंने कहा R2, हमने एक R3 लिया, उसी का सबसेट एलिमेंट लिया 1 1। मुझसे पूछा क्या ये आपके पास सिमेट्रिक है? तो मैंने कहा यस, ये पक्का सिमेट्रिक है। कारण क्योंकि इसमें 1 का पेयर 1 से है, उल्टा सुल्टा है, आगे कोई और है ही नहीं, तो चेक क्यों करूं? यानी कि ये जो मेरे पास रिलेशन है R3, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट था और एक एलिमेंट का आपके पास इनवर्स भी चेक करूं तो वही है। 1 से पेयर 1 का बन रहा है, उल्टा ले लो या सुल्टा ले लो, यानी कि इनवर्स की बात करो या डायरेक्ट की बात करो, A is related to B and B is related to A, यानी कि 1:1 सब साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। कोई और एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि उल्टा सुल्टा चेक ही नहीं करना, एक एलिमेंट है, उल्टा और सुल्टा सेम है, इसलिए मेरे पास क्या रहेगा? ये आपके पास सिमेट्रिक पक्का रहेगा। जैसे R4 ले लिया, मैंने क्या किया? इसमें लिया 1 1 1 2। अब मैं चेक करूंगा 1 का पेयर 1 के साथ उल्टा सुल्टा सेम, कोई बात नहीं, पर 1 का पेयर 2 के साथ है। इसका मतलब जब कोई एलिमेंट है तो उसका मुझे उसका इनवर्स भी चेक करना है, यानी कि अगर A का पेयर B के साथ है तो मुझे चेक करना है क्या B का पेयर A के साथ है, यानी कि इनवर्स है। अबे 1 का पेयर 2 के साथ तो है, पर 2 का पेयर 1 के साथ इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। एक और इस इफ वर्ड का मतलब देख, इफ से ही ये बात निकली। कारण क्योंकि भाई यदि ये है कोई एलिमेंट तब उसका रेसिप्रोकल चेक करना है।
यदि उसमें कोई एलिमेंट हो ही ना तो उल्टा चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने R5 लिया, R5 क्या ले लिया, एम्प्टी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, एम्प्टी सेट। अब मुझसे पूछा बताइए क्या ये सिमेट्रिक है, सॉरी हाँ, क्या ये सिमेट्रिक है? मैं कहूंगा पक्का है। ये सिमेट्रिक है, मैं कहूंगा पक्का। कारण क्योंकि जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो मैं चेक ही नहीं करूंगा और इसे ट्रूली ट्रू बोलूंगा कि ये सिमेट्रिक है। कुछ मैथमेटिशियन इसे रिफ्लेक्सिव भी मानते हैं और कुछ इसे रिफ्लेक्सिव नहीं मानते। ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी, आपके एलिमेंट में नहीं लिखा मिलेगा। ये जो सेट है ये कॉम्पिटिशन में हम डिस्कस करते होते हैं, इस टाइप के सेट्स को सब्जेक्टिव में डिस्कस नहीं करते होते। फिर भी चलिए यहाँ दिमाग में आ गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, इसलिए क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा ये बता दिया। जब हम इसकी बात करते हैं, ये R5 एक एम्प्टी सेट है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है क्या ये सिमेट्रिक है, मैं कहूंगा पक्का है। कारण क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन में इफ वर्ड था। इफ का मतलब यदि भाई उसमें कोई एलिमेंट पड़ा है तो उसका उल्टा चेक करना है। जब एलिमेंट ही नहीं पड़ा तो उल्टा से उल्टा चेक ही नहीं करना, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, फिर जब चेक ही नहीं करना तो उसे कहते हैं ट्रिवियली ट्रू। मैथ क्या कहता है, जो चीज जैसे अगर कह दो गॉड है तो कहेंगे याद यस इट इज ट्रिवियली ट्रू, क्योंकि चेक कैसे करूं? कोई जब कोई डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब कोई डेफिनेशन ही नहीं है उसकी तो मैं कैसे प्रूव करूं और कैसे डिस्प्रूव करूं? इसलिए उसे हम मानते हैं ट्रिवियली ट्रू। तो यही बात यहाँ कहता है कि अगर ये एम्प्टी सेट है तो ऑटोमेटिकली मैं इसे क्या कहता हूँ, ये सिमेट्रिक है। एक्चुअली ट्रांजिटिव भी है। अब सिमेट्रिक के बाद आज बारी हमारी किसकी आनी थी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी बारी आएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये चेक कर लेते हैं, इसकी भी बात हम चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, अब आ रही है ट्रांजिटिव की बात। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिटिव। हम बात कर चुके हैं आइडेंटिटी की, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की। अब किसकी बारी आई, ट्रांजिटिव। थोड़ा सा प्यार से देखें। मान लेते हैं ये कहता है ए रिलेशन R on A is said to be transitive, is said to be transitive if A is related to B and B is related to C, then A is related to C, then A is related to C। फिर ध्यान रखना इसमें if वर्ड है। if वर्ड का बहुत बड़ा महत्व और यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फैक्ट तो यही है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही सबसे बड़ी बातें आ जाती है और वही हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे अब मैंने कहा A सेट, इसका मतलब समझ लो। जैसे इसने कहा A का पेयर B से है, B का पेयर C से है, तब A का पेयर C से होना कंपलसरी है। कैसे, देखिए मान लेते हैं मैंने एक सेट लिया 1 2 3, मैं बार बार कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका ले लेता होता हूं, जबकि आपकी बुक या जनरली हमें लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये हमें ओरली देखना होता है। ठीक है, पेयर बनाना, फिर भी ताकि इजी रहे इसलिए कर लेते हैं। A क्रॉस A किया मैंने, A क्रॉस A किया तो पेयर आया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये पेयर बन गया आपके पास सारे के सारे। इन पेयर्स में से अगर हम इन पेयर की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो अब आ जाएगा। मैंने R1 एक रिलेशन लिया, R1 में मैंने क्या किया, एलिमेंट लिया 1 1 1 2 2 3 1 3। अब मुझसे पूछा बताइए क्या ये ट्रांजिटिव है? ठीक है, मैं देखते हैं। 1 का पेयर 1 से, ठीक है। फिर आगे देखिए 1 कहीं और जुड़ा हुआ, पक्का जुड़ा भाई। 1 किससे जुड़ा है, 2 से। ध्यान से देखो, 1 1 में गया, ये 1 यहां एंड हुआ, इसका आगे आगे वाले में ध्यान से सुनना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1 का पेयर 1 से, आगे देख क्या 1 कहीं और जुड़ा हुआ, पक्की बात है 1 2 से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 से, इसका मतलब पहला 2 से जुड़ना चाहिए। नहीं समझ में? जैसे देख A और B का पेयर था, B और C का पेयर था, तो A और C का पेयर होना चाहिए। यानी कि अगर A B के साथ पेयर बना रहा हो, B C के साथ पेयर बना रहा हो, तब A का C के साथ भी पेयर बनना चाहिए। अब इसको हटा दो, चलिए 1 मैंने क्या किया, चलिए यार लेना ही पड़ेगा, बाद में देखेंगे नहीं तो, चलिए अभी तो ये करने देते हैं।
वन का पेयर वन से, आगे वन का टू से, जिसका मतलब वन का टू से होना चाहिए, वो तो है, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं वन का और कहीं पेयर तो नहीं है, वन का वन से, या ये लीजिए वन का टू से, टू का थ्री से, वन का किससे होना चाहिए, थ्री से, वो तो है, वन से थ्री से है। दोबारा वन का टू से, टू का थ्री से, तो वन का किससे होना चाहिए, थ्री से, तो वन का थ्री से तो है, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव है। फिर दोबारा और ले लेते हैं इसको, इतना कंफ्यूज मत होना कि कहीं सी में उलझे पड़े रहो, पता नहीं क्या क्या करती है। और लेते हैं आपको थोड़ा सा क्लियर होता चला जाएगा, इतना थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। जैसे मान लेते हैं मैंने एक रिलेशन एक सेट लिया 1 2 3 4 का, मैंने R1 के सबसेट ले लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, एलिमेंट लिया 1 2 2 3 3 4 और चलिए मैंने 1 और 3 भी ले लिया क्योंकि जरूरत पड़ेगी। आ जाइए 1 का पेयर 2 से, 2 का पेयर 3 से, 1 का पेयर 2 से, 2 का पेयर 3 से, बाई 1 है 2 में, 2 3 में, तो 1 किसमें होना चाहिए, 3 में। चेक करो है, पक्का है भाई, यस है। 1 2 से बिलोंग करता है, 2 3 से बिलोंग करता है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 3 में होना चाहिए, पक्का है भाई, है। फिर आगे देखते हैं 2 3 में है, आगे 3 4 में है, तो इसका मतलब 2 का पेयर 4 से होना चाहिए, पर 2 का पेयर 4 से इसमें नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ए ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्यों बताते हैं, क्योंकि क्या लिखोगे, एज 2 3 3 4 बिलोंग्स टू R1 बट क्या भाई 2 3 में है, 3 4 में है, इस पेयर के अकॉर्डिंग 2 4 में होना चाहिए, बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, क्योंकि इस सबसेट में मैंने 2 4 नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांजिटिव किसकी बात करें, ट्रांजिटिव। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते और बात करते हैं ट्रांजिटिव और ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, हमने एक एलिमेंट एक सेट लिया R सेट, सॉरी एक सेट ले लेते हैं A, सेट में लिया 2 4 6 8, ये एलिमेंट R1 इसका सबसेट ले लिया मैंने, एलिमेंट लिया 2 का 4 से पेयर है, 2 का 6 से पेयर है, ठीक है, 4 का 6 से पेयर है, 2 का 4 से, 2 का 6 से, 4 का 6 से, हो गया। अब आ जाइए 2 4 में भाई, 4 6 में, बाय रूल 2 का पेयर 4 से, 4 का पेयर 6 से, तो बाय रूल 2 का पेयर किससे होना चाहिए, 6 से, वो तो पढ़ा है भाई, 2 का पेयर है 6 से। और दोबारा देखते हैं 2 6 में, आगे तो 6 किसी से पेयर में बना ही नहीं रखा मैंने, कारण क्योंकि पेयर कैसे होता है, A का B से, तो B का C से, यानी कि ये B आगे किसी C से जुड़ा होना चाहिए। जैसे 2 6 से जुड़ा है, अब आगे तो 6 किसी से जोड़ ही नहीं रखा मैंने, 6 किसी से नहीं एसोसिएट कर रखा, एज ए डोमेन, एज ए डोमेन एसोसिएट नहीं कर रखा, इसलिए आगे चेक ही नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव है। अब बारी होती है, दोबारा डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, अब इधर सिंपल ले लें। अब बारी आती है यूनिवर्सल रिलेशन की। भाई जब पूरे का पूरा A क्रॉस A, जब पूरे का पूरा ही सबसेट ले लें, क्योंकि हर एक सेट में खुद का सबसेट होता है, जब पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। मींस अगर मैं एक सेट लूं 1 और 2 और तब मैंने A क्रॉस A किया तो मेरे पास आया 1 1 1 2 2 1 2 2। अब मैंने क्या किया, R1 इसका एक सबसेट लिया और इसमें पूरे का पूरा ले लिया, 1 1 1 2 2 1
2 2। तो अब मैं मुझसे पूछेगा रिलेशन में कहूंगा पक्का है क्योंकि पूरे का पूरा इसका सबसेट है। और इस रिलेशन का नाम क्या है? तो मैं कहूंगा इस रिलेशन का नाम यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, इसलिए मैंने इसे क्या कहा? यूनिवर्सल रिलेशन कहा। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद आता वॉइड और एम्प्टी सेट। वॉइड और एम्प्टी सेट। अब मान लेते हैं इसी का R2 मैंने ले लिया, R2 मैंने 5 ले लिया, यानी कि सबसेट तो ये इसका भी है क्योंकि 5 तो सबका सबसेट होता है। अब मैंने कहा कि R2 5 इसका सबसेट है, तो इसका मतलब रिलेशन है। जब ये रिलेशन है तो इस रिलेशन का नाम क्या होगा? इस रिलेशन का नाम होता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। क्या है? एम्प्टी रिलेशन। वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, ये इसका नाम है, वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। अभी तक जो बातें हमने डिस्कस की जिनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बाकी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। बाकी जस्ट यूनिवर्सल रिलेशन क्या है पता होना चाहिए, वर्ड रिलेशन क्या है पता होना चाहिए। मोस्टली आइडेंटिटी रिलेशन का भी कहीं कुछ खास डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि ये जो तीनों है ये पेपर के लिए तीनों सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आइए अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बार बार हम कह रहे हैं एक बुक फॉलो कर रहे हैं बोर्ड के लिए और उसी की हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब आपकी एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। चलिए भाई एग्जांपल पढ़ लेते हैं और आपको आज 5 एग्जांपल और 1-2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। चलिए पहला एग्जांपल कहता है इफ R is the relation, if R is the relation क्या is greater than, क्या लिया is greater, greater than from, okay greater than from क्या काम है? from A क्या है आपके पास है 1 2 3 4 5, from 1 2 3 4 5 to B इक्वल टू क्या लिया? B इक्वल टू लिया 1 3 4 okay 1 3 4। Write R at the set of ordered pair, write R at the ordered pair। ठीक है भाई, ऑर्डर्ड पेयर में लिखे और फिर कहता है R का इनवर्स भी बताइए। ऑर्डर्ड पेयर, चलिए जरा अब ध्यान से सुनो। कहता है मैंने पहले भी बताया था कि जब हम सबसेट लेते हैं तो कोई ना कोई कंडीशन के अकॉर्डिंगली ले लेते होते हैं। अब वो कंडीशन आपकी बुक तो खुद मेंशन करती है कि ये कंडीशन हमने लेनी है, ठीक है। इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो थोड़ी बहुत समझ में आए तो दी बेस्ट है, नहीं भी समझ में आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले जितनी बातें की समझ में आ गया दी बेस्ट, नहीं आ गया तो भी दी बेस्ट, क्योंकि अब बार बार वो चीजें रिपीट होनी है, इसलिए अपने आप समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आ जाइए, मैंने ये कहा ग्रेटर देन फ्रॉम A to B, इसका मतलब जब तक हम रफली चल रहे हैं यानी कि एग्जांपल ले रहे हैं तो पहले समझ लो, जब हम A से B पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो सबसेट लेना है वो A क्रॉस B का लेना है। तो इसलिए जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये A क्रॉस B लेने की जरूरत नहीं होती, ये समझाने के लिए ले रहा हूं, पेपर में करने की जरूरत नहीं होती, और कर भी दो तो गलत नहीं होता। ये कहता फ्रॉम A to B, इसका मतलब पहले मैंने A क्रॉस B निकाल लिया। A क्रॉस B में बना पेयर बनाए तो 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से। आगे बना 4 का भाई, 4 का 1 से, 4 का 3 से, 4 का 4 से। आगे बना 5 1 5
3 और 5 4, ये सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ गए। अब कहता है मुझे एक रिलेशन बनाना है R, और कैसे बनाना है कि इसमें सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है फ्रॉम ए टू बी है ना, इसका मतलब ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से जिसमें बड़ा हो, इज ए ग्रेटर देन फ्रॉम ए, यानी कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट, क्योंकि फ्रॉम ए टू बी ले रखा है, तो इसका मतलब याद रखना कि डोमेन का एलिमेंट रेंज के एलिमेंट से बड़ा, यानी को डोमेन के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, सब वो डिस्कस करने। मींस आपको ये देखना है कि जैसे पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सब उसमें वो एलिमेंट सबसेट के चूज करने। आ जाइए कौन कौन से आएंगे इसमें, 2 1, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, क्योंकि रिलेशन इज ग्रेटर देन का। आगे चलते हैं 2 3 2 4 3 1, ओके। दूसरा कौन सा आया, 3 1। आप डायरेक्टली भी कह सकते थे, मुझे पता है 1 तो इनमें से किसी से बड़ा नहीं आएगा, 2 किससे बड़ा है, 1 से। यहां से कहता तो 3 किससे बड़ा है, 1 से। 4 किससे बड़ा है, 1 से भी और 3 से भी। 5 किससे बड़ा है, हर किसी से। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का पेयर किसी से नहीं आएगा, 2 का पेयर 1 से आएगा, 3 का पेयर 1 से आएगा, 4 का पेयर 1 और 3 से आएगा, 5 का हर किसी से आएगा। या इसे छांट लो, पहला 2 1, फिर 3 1, अगला भाई 3 1 हो गया, फिर आपके पास बारी आ गई 4 1 की भाई, 4 1, फिर 4 3, और फिर बारी किसकी आई, 5 1 5 3 और 5 4। ये आपके पास ऑर्डर पेयर में लिखा गया, कारण क्योंकि इसने कहा था इज ग्रेटर देन, इसका मतलब पहला एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो सबसेट लो, उस सबसेट में कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हर हाल में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दिस इज द आंसर। दूसरी बात इसने कहा आर इनवर्स, और बताइए इनवर्स में क्या है यार, डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन, इसका मतलब सभी पलटी मार जाते हैं, लोकल में पलटी मार, मींस क्या बना, 2 1 का 1 2, 3 1 का 1 3, और कुछ नहीं करना होता, बस यही है। 4 1 का 1 4, 4 3 का 3 4, 5 1 का 1 5, 3 5 और 4 5, मींस 5 3 था 3 5 लिख दिया, 5 4 था 4 5 लिख दिया, डोमेन को रेंज में लिख दिया, रेंज को डोमेन में। ये आपके पास लेसन बन गया आर इनवर्स। ये आपका पहला एग्जांपल कौन सा था, पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल कहता है ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए गर्ल्स स्कूल सो दैट रिलेशन आर इज गिवन बाय दैट इज ब्रदर ऑफ बी। चलिए भाई क्या कहता है, कहता है मेरे पास एक सेट लिया जिसमें जितने भी एलिमेंट्स आए वो एलिमेंट्स किसके आगे, गर्ल्स स्कूल के, यानी कि हमने जो सेट लिया वो किसी गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स का ले लिया, यानी कि जो सेट लिया वो किसका लिया, गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स का, गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स का, यानी कि उसमें सारी की सारी गर्ल्स स्टूडेंट थी। भाई अगर गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स लोगे तो उसमें सारी गर्ल्स ही आएंगी ना। अब कहता है मैंने उसमें से एक सबसेट निकाला और उस सबसेट में रिलेशन किस चीज का पेयर बना के लिखा, कहा ए और बी का, ए और बी का पेयर बनाया, और ये कहता है ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। पर पेयर कैसे बना, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। आ जाइए भाई पढ़ लेते हैं। कहता है मैंने जो सेट लिया था वो गर्ल स्टूडेंट का लिया, यानी कि सेट में सारी लड़कियां ली। अब उनमें से मैंने पेयर बनाया और पेयर में क्या कहा, भाई और बहन का पेयर बना दिया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कारण क्योंकि उस स्कूल में सारी लड़कियां थी, लड़की का पेयर लड़की से बन सकता है, यानी कि ब्रदर और सिस्टर का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन सकता, मींस क्योंकि उसमें कोई लड़का था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ उसमें से ऐसा आर यानी कि ऐसा पेयर मैं बना ही नहीं सकता जिसमें ब्रदर और सिस्टर का पेयर बनता हो, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर का पेयर बनाने के लिए उसमें लड़कों का होना कंपलसरी था।
पर स्कूल में से सेट किसका लिया था? गर्ल स्टूडेंट का, यानी कि इसमें बॉयज तो थे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ इस टाइप का पेयर बन ही नहीं सकता। इसका मतलब इस सेट के अकॉर्डिंगली R कैसा आया? 5। इसका मतलब ये कौन सा आ गया? वर्ड रिलेशन। कौन सा आया? वर्ड रिलेशन या एक्टिव रिलेशन। सब यही पूछा है किस टाइप का रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3। ओके, एग्जांपल नंबर 3 थोड़ा सा प्यार से पढ़ते हैं, देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 कहता है R मैंने एक रिलेशन लिया। R क्या लिया? रिलेशन। कहते उसमें x और y का मैंने पेयर बनाया, x और y का पेयर बनाया, और x और y किसी सेट में लिए। x और y किससे लिए? A सेट से। A कैसा था? बात नहीं किया कि मेरे पास A कैसा था, फिर भी हम आगे बढ़ लेते हैं। ओके, अब कहा एंड कंडीशन लगाई, एंड x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू वर्ड भी ग्रेटर देन। देखिए A कोई सेट लिया और उस सेट में से मैंने A क्रॉस B कर लिया, बाय चांस A क्रॉस A कर लिया, यानी कि मैंने उसका आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लिए। पर उस R में कौन-कौन से छापे? उसमें से ये कहता है कि मैं पहले और दूसरे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करा के मोड लगाऊं तो जो रिजल्ट है वो हर हाल में 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए। मैंने ऐसे एलिमेंट ले लिए। ठीक है, ले लेते हैं, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग करना है। एक बात बताइए, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, उसके बाद बात करेंगे। मान लेते हैं मैंने एक सेट लिया 1 और 2 का, मैंने A क्रॉस A ले लिया, पेयर बना 1 1 1 2 2 1 और 2 2 का, इसके अलावा तो इसमें पेयर नहीं। अब इसमें से कहता है इसमें से एक R ले भाई, और इस ढंग से ले, उसमें वो सारे एलिमेंट ले, इस क्रॉस प्रोडक्ट में से वो एलिमेंट सारे ले ले जिसका पहले और दूसरे एलिमेंट का डिफरेंस 0 या 0 से बड़ा है, पर मोड लगाने के बाद। ठीक है भाई, मैंने 1 और 1 को ट्राई किया, 1 और 1 को ट्राई किया, क्या इसमें आएगा? रफली करते थे भाई 1 और 1 इसमें तब आएगा जब 1 में से 1 को घटाऊं, मोड लगाऊं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। भाई 1 में से 1 घटाया 0 आया, 0 का मोड तो 0 या 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब पक्का आएगा, यानी कि 1 1 आया है। फिर चेक किया क्या 1 2 इसमें आएगा? 1 2 तब इसमें आएगा जब मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूं और रिजल्ट देखूं तो वो 0 या 0 से बड़ा है। पक्की बात है भाई, 1 माइनस 2 का मैं मोड लगाऊंगा तो वो हर हाल में रिजल्ट 0 या 0 से बड़ा ही रहना है, यानी कि पॉजिटिव बिकॉज ऑफ मोड। इसका मतलब है 1 और 2 भी आएगा। बारी है 2 और 1 की, चेक कर लेते हैं अंडर कंडीशन। 2 माइनस 1 करके देखा और चेक किया, यार ये रिजल्ट भी 0 से तो बड़ा ही है, इसका मतलब ये भी आएगा। फिर चेक करके देखा क्या 2 2 आएगा, चेक कर लेते हैं भाई, अगर 2 2 आया तो 2 में से 2 को घटाऊंगा तो रिजल्ट या तो 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब भाई 0 या 0 से बड़ा तो ये भी आ रहा है क्योंकि 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 और 2 भी आएगा। अब ध्यान से देखा तो इसके तो सारे एलिमेंट इसमें आ गए, इसका मतलब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन बन गया। इसका मतलब ये हुआ ये यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। यदि बाय चांस इसमें इक्वल टू का साइन ना होता तब ये यूनिवर्सल नहीं होता। कारण क्योंकि इसमें तब ना तो 1 1 आता और ना ही 2 2 आता, क्योंकि दोनों की सब्ट्रैक्शन 0 होती है, 0 से बड़ी नहीं। पर अब इसने यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज कर रखा है, इसलिए ये भी आएंगे, यानी कि या तो रिजल्ट 0 हो या रिजल्ट 0 से बड़ा हो। तो ये सब्ट्रैक्ट करके देखा, या तो रिजल्ट 0 आया या 0 से बड़ा आया, इसका मतलब सारे एलिमेंट आगे दे सकते थे यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जांपल नंबर 4 पे जा रहे हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 4 आपका डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला डिस्कस करेंगे। Let S be the set of all points in a plane and R relation S defined as R एक। सुनिएगा, कहता है S मैंने एक सेट ले लिया
और इस सेट में सेट किसका लिया, एक प्लेन में जितने भी पॉइंट पड़े वो सारे के सारे ले पॉइंट्स का सेट लिया, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स होंगे उन सबको एक सेट मान लिया, यानी कि सेट में क्या लिया, मान लेते हैं एक प्लेन थी और इसमें जितने भी पॉइंट पड़े सारे के सारे पॉइंट मैंने एज ए सेट मान लिया। अब आ जाइए, अब इसने क्या किया, अब इसमें से मैंने एक रिलेशन बनाया R, और कैसा बनाया, कहता है A और B का पेयर लिया उस रिलेशन में, और ये A और B का पेयर का रिलेशन ऐसे लिया कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज लेस देन 2। प्यार से समझना जरा, कहता है मैंने इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं पर इन पॉइंट्स में पेयर सिर्फ उनका बनाऊंगा मैं जिनकी डिस्टेंस 2 या 2 से, सॉरी लेस देन नहीं कहता है, जिनके बीच का गैप 2 से कम रहता है, जिनका गैप 2 से 2 यूनिट डिस्टेंस से कम रहता है, 2 यूनिट डिस्टेंस से जिनके बीच में आपस में गैप 2 यूनिट डिस्टेंस से कम रहता है, सब मैंने उनका पेयर लिया, ठीक है, मैं देख लेते हैं। अब एक बात, अब आगे इसने क्या कहा, कहता शो दैट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब प्यार से आ जाइए जरा, इस टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं सही। अब आ जाइए, मैंने पहली बात फॉर रिफ्लेक्सिव, ये थोड़ा सा प्यार से देखना और समझना भी, फॉर रिफ्लेक्सिव A is related to A for all A belongs to A, डेफिनेशन A से A का पेयर होना चाहिए फॉर ऑल A belongs to A, प्रत्येक का। अब आ जाएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A is related to A if distance between A and A is less than 2। नहीं समझ भाई, ये तो डेफिनेशन थी फॉर रिफ्लेक्सिव, A का पेयर A से बनना चाहिए। अब मैं चेक करता हूं क्या A का पेयर A से बनेगा। मैंने कहा भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का पेयर A से तब बनेगा यदि डिस्टेंस बिटवीन A एंड A इज लेस देन 2। A और A के बीच में दूरी यदि 2 यूनिट से कम हो, तो पक्की बात है मेरी डिस्टेंस तो मुझसे हमेशा ही 2 यूनिट से कम रहेगी, क्योंकि मेरी डिस्टेंस मुझसे तो 0 रहेगी और 0 हमेशा 2 से छोटी होती है। इसका मतलब ये हुआ हर एक पॉइंट से खुद से हमेशा 2 यूनिट डिस्टेंस से कम पे ही होता है। इसका मतलब ये हुआ A का पेयर A से पक्का बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A related to A if distance between A and A is less than 2, it is true as distance between the points to itself is always less than 2। ये बात लिखनी पड़ेगी। Therefore A is related to A, that is it is reflexive। ये रमन गानी पड़ेगी भाई, मतलब अपनी लैंग्वेज में एग्जैक्ट आपको सामने वाले को समझाना तो फिर भी याद रखना सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप अनपढ़ आदमी को समझा रहे हो, यानी कि सब्जेक्टिव को इस ढंग से लिखा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव का तो शॉर्टकट मारते हैं, पर सब्जेक्टिव में ढंग से डिटेल से लिखते होते कि अपनी लैंग्वेज में सामने वाले को ये बात समझा पाए कि मेरा मतलब ये है और ये सही है, यानी कि ये मान के करना एक अनपढ़ आदमी को समझाना, इसलिए डिटेल देनी होती है। मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव में डेफिनेशन में था A का पेयर A से बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था कि A का पेयर A से बनेगा यदि A और A के बीच की डिस्टेंस 2 से कम हो, पर ये बात तो सच्ची है। It is true as distance between the points to itself is always less than 2। प्रत्येक पॉइंट की खुद से दूरी हमेशा 2 से छोटी होती है, इसलिए A is related to A, that it is reflexive। अब बारी है रिफ्लेक्सिव के बाद हमें चेक करना होता है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के बाद किसकी बारी आ गई, ट्रांजिटिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के बाद हमने क्या कहा, करो वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के बाद सॉरी भाई सिमेट्रिक से ट्रांजिटिव कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव उसके बाद सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक
for symmetric. If A is related to B, then B is related to A. यदि A और B का पेयर है तो तब B और A का पेयर होना चाहिए। बात है इसका मतलब यदि ये है तो तब ये प्रूफ देखना ना है कि नहीं। आ जाए लेट मान लेते हैं लेट A is related to B। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है A का अगर B के साथ पेयर है तो A और B के बीच की दूरी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 से कम है। A related to B implies that distance between A and B is less than 2। अब आ जाइए एक बात बताइए यार, यदि A और B के बीच का गैप 2 से कम है तो B और A का भी तो कम है। मींस अगर मेरा और आपका गैप 2 सेंटीमीटर से या 2 यूनिट से कम है तो आपका और मेरा भी तो है। मेरा और आपका गैप कम है तो आपका और मेरा भी है। इसका मतलब अगर A और B के बीच की दूरी 2 से कम है तो B और A की भी दूरी कम है। इसका मतलब distance between A and B is less than 2, therefore distance between B and A is also less than 2 unit, less than 2 unit, therefore B is related to A। भाई A और B के बीच का गैप 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट से कम है तो B और A का भी पक्का है, इसलिए B और A का भी पेयर उसमें जरूर पड़ा है। इसका मतलब अगर A B के साथ है तो B A के साथ भी है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सिमेट्रिक है, therefore it is symmetric, it is symmetric। सिमेट्रिक के बाद किसकी बारी आई? ट्रांजिटिव की। आ जाइए भाई ट्रांजिटिव पे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेता हूं, यही कर रहा है ट्रांजिटिव। अब बारी है ट्रांजिटिव। ये डेफिनेशन लिखना जरूरी होता है भाई, ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव। और जब आप डेफिनेशन लिख देते हो तो ये समझ लेना कि अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर बाय चांस गलती है तो आधा नंबर फिर भी देगा प्रत्येक स्टेप का, यानी कि आधा आधा लगभग 1.5 नंबर फिर भी आपको मिल जाता है क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी, क्योंकि आपने डेफिनेशन लिखी हुई है और डेफिनेशन का आधा, प्रत्येक डेफिनेशन का आधा नंबर जरूर देगा। क्योंकि आधा आधा 4 नंबर का अगर क्वेश्चन था तो 1.5 नंबर होता है आपकी डेफिनेशन का और 2.5 नंबर होते हैं आपके प्रूफ के। इसलिए डेफिनेशन हर हाल में साथ साथ लिखनी होती है। फॉर ट्रांजिटिव, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C। और इस चैप्टर में लिखने के ही नंबर और लिखना ही बहुत मुश्किल है। If A is related to B and B is related to C, then A is related to C for A, B, C belongs to any set A। ठीक, अब आ जाइए अपने काम। फॉर ओनली लिखते हैं फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। चलो इसका मतलब ये हुआ यदि ए और बी का पेयर है, बी और सी का पेयर है तो तब ए और सी का पेयर होना चाहिए। देख लेते हैं। इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी। मतलब अगर 1 का 2 से पेयर है, 2 का 3 से पेयर है तो 1 का 3 से होना चाहिए। यानी ए का पेयर बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। आ जाइए देखते हैं। लेट ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। ये मान लिया कि ऐसा है। चेक करेंगे कि क्या ए का सी के साथ पेयर है, देख लेते हैं। इफ लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, इट implies that distance between A and B is less than 2 unit, less than 2 unit। Also distance between B and C is less than 2 unit। भाई A का B के साथ पेयर है, कब है? जब A और B के बीच का गैप 2 यूनिट से छोटा हो। पक्की बात है,
क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है और हम ये ऐसा लेके चले कि ये पेयर तो है, इसका मतलब क्योंकि ये दोनों पेयर हैं ये लेके चले प्रूव करना ये पेयर है कि नहीं है। भाई ए और बी का पेयर है तो ए और बी के बीच का गैप 2 यूनिट से छोटा है, बी और सी का पेयर है तो बी और सी के बीच में भी गैप 2 यूनिट से छोटा है। ओके, अब आगे नाउ distance between A and C, एक मिनट लिखने का थोड़ा सा ढंग बदल। ओके, अब A और B के बीच में गैप आ गया भाई 2 यूनिट, ध्यान से सुनो। देख A और B, ये A रहा ये B रहा, A और B के बीच का गैप 2 यूनिट से छोटा मान लेते हैं, 1.5 मान लेते हैं। B और C के बीच का भी गैप, क्योंकि A का पेयर B से है, B का पेयर C से है, तो B और C के बीच का भी गैप 1.5 ही मान लिया। क्या A और C का गैप 2 से छोटा बचा? नहीं बचा ना। अब आप कह दोगे ठीक है सर, मैं ये A और B का 0.5, B और C का भी 0.5, तब ऐसे में A और C का भी 2 से छोटा होगा, क्योंकि 0.5 प्लस 0.5 पूरा 1 यूनिट बना, और 1 यूनिट तो 2 से छोटा है, यानी कि ऐसा तो पॉसिबल हो गया। फिर एक बात ध्यान से सुनना, सही बात है, पॉसिबल हो गया। जब आप कहते हैं ये ट्रू है तो ये ओवरऑल के लिए ट्रू होता है। आप उसके अगेंस्ट एक भी एग्जांपल, मैं फेवर में करोड़ों एग्जांपल दूंगा और आप उसके अगेंस्ट सिर्फ एक एग्जांपल दे देंगे तो आप वैलिड हो जाएंगे, मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। यानी कि क्योंकि जो हम बात कर रहे होते हैं वो सबके लिए बात करते हैं, यानी कि उससे बाहर एक भी एलिमेंट हो ही नहीं सकता। पर हमने तो एग्जांपल ढूंढ दिया, ए और बी के बीच का गैप 1.5 यूनिट, बी और सी के बीच का गैप 1.5 यूनिट, ए और सी के बीच का गैप 3 यूनिट, 2 से छोटा नहीं आया। इसका मतलब ए और सी का पेयर हमेशा नहीं बन सकता। जब हमेशा नहीं बन सकता तो इसका मतलब ये हमेशा ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं। एज बट अब लिखोगे क्या? बट डिस्टेंस बिटवीन A and C is not always less than 2 unit. 2 unit is not always less than 2 units. Therefore, A is not related to C. A is not related to C. That is, it is not transitive. It is not transitive. ये थोड़ा सा प्यार से, ये अब जैसे देखिए, जब आप यस में जाते हो तो कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं होती, पर देखिए हमने एग्जांपल लेके साइड में ही लेके दिखा दिया ताकि सामने वाला समझ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब नोट प्रूव करना होता तो एग्जांपल देना होता। याद रखना, ये बच्चा हमेशा बोर्ड की प्रिपरेशन में यानी कि सब्जेक्टिव में लिखते हुए गलती करता है। यस की फेवर में एग्जांपल नहीं देना होता, पर अगेंस्ट हमेशा ही एग्जांपल देना होता है कि देख मैंने ये एग्जांपल ढूंढ दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आप चाहो तो ये बात लिख सकते हो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन A and B 1.5, B and C 1.5, distance between A and C is 3 unit which is not less than 2, therefore A is not related to C, that it is not transitive। means ये जो बात मैंने यहाँ साइड में लिखी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दी, और बेहतर होगा यदि ये डिटेल आप यहाँ लैंग्वेज में लिखो। क्या कि लेट डिस्टेंस बिटवीन A and B is 1.5 unit, B and C is also 1.5 unit. It implies that A related to B and B related to C, but distance between A and C is 3 unit, which is greater than 2. Therefore, A does not relate to C. Therefore, it is not transitive. It is not transitive. हो गया? हमने बात की रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आपने कुछ नहीं करना, 5 एग्जाम्पल और पढ़ने हैं आपकी बुक के सिर्फ 5 एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल पढ़ने 5, कल हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और पहले 2 क्वेश्चन रीड करने हैं। सिर्फ 5 एग्जाम्पल
और 2 क्वेश्चन आपको बुक के रीड करने, सब 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा रीड करके देखने आए कि नहीं आए। नहीं आएंगे क्योंकि कल डिस्कस दोबारा करेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। 5 एग्जाम्पल तक पढ़ने हैं, कोशिश कर लेना 6 एग्जाम्पल हो जाए, दिवस नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं है, इसलिए आराम से करेंगे। और बार बार एक बात कह रहा हूँ, हम लोग ये वीडियो लेक्चर सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हमें मजबूरी कि डालना तो YouTube पे ही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करके डालना पड़ रहा है, लाइव नहीं दे रहे, क्योंकि लाइव में हर जगह सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए मजबूरी में दे रहे हैं। इसलिए भाई बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हम जो दे रहे हैं वो एक बुक को फॉलो करके सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर दे रहे हैं, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन बच्चे की फॉल्ट ना हो, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।